हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। और आज के इस वीडियो में मे बी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 पार्ट्स बन चुके हैं इस चैप्टर के। और चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है इसके अंदर। तो मैं यही ट्राई करूँगी कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। पिछले 3 पार्ट्स में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया था, जिसमें से सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक आप कह सकते हैं वो ये था कि जो 9 5 ईयर प्लान्स थे, इम्पॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स, उनके बारे में हमने पढ़ा। इसमें हमको पता चला कि क्या क्या डेवलपमेंट कैसे कैसे हुए और उन्होंने कौन से गोल्स को सेट किया ताकि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर वर्क किया जा सके। फिर हमने 20 पॉइंट प्रोग्राम को पढ़ा, उनके कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर प्रोविज़न्स को पढ़ा जो उन्होंने दिए थे। और फिर अब हम पढ़ेंगे इश्यूज़ ऑफ वर्कर। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा था, वो था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को हमने समझा कि कैसे ये हुआ, उसके बैकग्राउंड को देखा। और साथ ही में हमने एलपीजी, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको भी पढ़ा था। लेकिन ये जो है एलपीजी इस चैप्टर का अभी तो पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से रिलेटेड था, इसलिए मैंने उसे आपको बता दिया था। आज हम इश्यूज़ ऑफ वर्कर पे स्टडी करेंगे। सो इश्यूज़ ऑफ वर्कर, ये आपको पता होगा या फिर अभी आपको पता चल जाएगा कि 11 जुलाई 1851 में कवास दावर, इनके द्वारा मुंबई में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल को स्थापित किया गया था, मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, ये बेसिकली शिवडी, प्रभा देवी, वर्ली, दादर, भैखाला, परल, ये सब एरियाज़ में स्थित था। तो टोटल इन मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म में, मतलब वर्ड वाइज से एक साथ या फिर कलेक्टिवली इन जगहों को, इन पार्ट्स को, इन एरियाज़ को हम गिरन गांव या फिर टाउन ऑफ मिल्स कहते थे। 1980s में क्या हुआ था, जो वेजेस थे वर्कर्स के वो बढ़ रहे थे। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि इनके जो बोनस हैं वो भी बढ़ेंगे। 20% बोनस इन्होंने सोचा कि बढ़ेगा दिवाली में 1981 में। लेकिन ये जो राष्ट्रीय मिल मज़दूर संघ थे, इन्होंने एम्प्लॉयर्स के साथ में नेगोशिएट करके 8 से 17% बोनस को बढ़ाने की मांग की, बिना वर्कर्स के कॉन्फिडेंस के, मतलब उनके किसी भी राय के बिना, उनके साथ कोई डिस्कशन किए बिना उन्होंने ये डिसीजन लिया और नेगोशिएट किया। मतलब कि उन्होंने जो एम्प्लॉयर्स थे, जो वेजेस और बोनसेस को बढ़ाते, उनसे उन्होंने बात किया। तो जब वर्कर्स को ये बात पता चली कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% वेजेस मिलेंगे, मतलब बोनस मिलेगा, लेकिन हमको मिलने वाला है सिर्फ 17%, तो हमारा तो यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो इस चीज़ों को उन्होंने देखा और वो इसके अगेंस्ट चले गए, उन्होंने इसका विरोध किया। तो इसका विरोध करने के लिए, विरोध के प्रदर्शन के लिए उन्होंने कहा कि अब हम स्ट्राइक करेंगे। तो स्ट्राइक करने के लिए उन्होंने पहले एक ग्रुप बनाया। ग्रुप मतलब जितने भी वर्कर्स थे 65 मिल्स के, वो सब एक साथ आते हैं और सब मिल करके डॉक्टर दत्ता समंत इनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं इसके अगेंस्ट जो हमारे साथ हुआ है, तो आप प्लीज़ लीडरशिप को एक्सेप्ट कीजिए और हमारी हेल्प करिए। तो 18 जनवरी 1982 में 2.5 लाख वर्कर स्ट्राइक पर जाते हैं और लीडरशिप दत्ता समंत जी के पास होती है। किरण गांव मिल जो था, जो इंडस्ट्री लॉन्च हुई थी 1851 में कवास दावर इनके द्वारा, वो देखते ही देखते एकदम से स्थगित हो गया, स्टैग्नेट हो गया, मतलब बंद हो गया, ऐसा समझ के चलो। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का।
तो मुंबई ये जो एरिया था, मतलब ये जो सिटी था, यहाँ पर ये सारे मिल्स थे, तो यहाँ की इकॉनमी काफ़ी अच्छी हो गई थी उसकी वजह से। और अचानक से अगर सारे इंडस्ट्रीज़ रुक गए तो वहाँ की इकॉनमी पर बहुत ही बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। उस समय के महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर थे बैरिस्टर AR अंतुले, उन्होंने एक कमेटी को सेटअप किया ताकि ये जो इशू है ये सॉल्व हो सके, लेकिन उससे कुछ बात बनी नहीं। लेटर लेटर ऑन बाबा साहेब भोसले ये महाराष्ट्र स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर बने, तो इन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ इस टॉपिक पर राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ से बात कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं से चर्चा कर सकते हैं, उन्हीं से डिस्कशन कर सकते हैं कि कुछ जो निचोड़ है इस मुद्दे का वो निकल के आए। तो जो दत्ता सामंत थे, उन्होंने कहा कि आप लॉ को तोड़ दीजिए, क्योंकि लॉ ये कहता था कि लॉ के मुताबिक लीगली अगर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर सिर्फ उस संघ से बात कर सकता था इस स्ट्राइक के बारे में। और दत्ता सामंत चाहते थे कि उनसे बात हो और वर्कर्स के साथ बात हो ताकि इस इशू पर काम किया जा सके। तो दत्ता सामंत ने कहा कि अब आप रिवोक कर दीजिए उस लॉ को, क्योंकि अब हमको नहीं लगता है कि ये लॉ इतना उचित है और ये नागरिकों के लिए इतने सहायक भी नहीं है। अब इतने सारे जो वर्कर्स थे ये सब के सब धरने पर बैठे थे, एवरीवन वाज स्ट्राइकिंग। और आप सोच रहे होंगे कि जब ये स्ट्राइक कर रहे हैं तो इनके घर का खर्चा कैसे चलता होगा उस समय। सोचो कि अगर आप 1 महीने से स्ट्राइक पर बैठे हैं तो आपके घर का एक्सपेंडिचर कैसे चल रहा होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी लोग उस समय स्ट्राइक कर रहे थे, उनके नेटिव प्लेसेस के जो लोग थे, उनके रिलेटिव्स जो थे वो उनकी हेल्प कर रहे थे, उन्हें फूड प्रोवाइड कर रहे थे और उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। ये सारे लोग स्ट्राइक किए जा रहे थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था। वो सोच रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोच रहा था कि बात सिर्फ 3-4% वेज बढ़ाने की ही तो है, सिर्फ बोनस की ही तो बात है और दिवाली में ही तो सिर्फ बोनस आता है, इट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन इशू तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, आपको आगे पता चलेगा। जब वर्कर्स ने देखा कि हम इतने दिनों से स्ट्राइक पर बैठे हैं, हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा है, हमको कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है, तो इन्होंने भी एक डिसीजन लिया और ये सारे के सारे लोग मार्च करके कहाँ पर जाते हैं, महाराष्ट्र के लोकसभा पर। लेकिन इससे भी कुछ काम बनता नहीं है और इनका जो स्ट्राइक है कंप्लीट 1 ईयर क्रॉस कर लेता है, आई थिंक। और हिस्ट्री भी यही कहता है कि ये जो स्ट्राइक था, इतना बड़ा स्ट्राइक पहली बार देखने को मिला था और इतने सारे लोगों का स्ट्राइक भी पहली बार देखने को मिला था। और 2.5 लाख पीपल ये जो थे अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, सारे के सारे अनएम्प्लॉयड और सब के सब स्ट्राइक पर बैठे हैं। गुड। और उसी में क्या होता है, पॉलिस्टर आ जाता है। पॉलिस्टर क्या होता है, सिंथेटिक कॉटन, ठीक है, सिंथेटिक फैब्रिक होता है, कॉटन नहीं, सिंथेटिक फैब्रिक जिसमें मिलावट करके बनाई जाती है किसी दूसरे कंपाउंड की। तो पॉलिस्टर आ जाता है डिमांड में और कॉटन क्लोथ की जो सेल्स है और उनके जो मिल्स की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है ये अफेक्टेड हो जाती है और धीरे धीरे इनकी डिमांड जो है कम होने लगती है। तो जो मिल्स थी मुंबई की जो बंद चल रही थी, ये सूरत शिफ्ट कर दिया जाता है, सूरत गुजरात। आपको पता ही होगा कि मुंबई एक बहुत ही अच्छा हब है टेक्सटाइल का, वैसे ही सूरत भी बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है टेक्सटाइल का। ये जो 13 टेक्सटाइल मिल्स थी, इन्हें गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया और कुछ भी उनके लिए वर्क नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स डिड नॉट हेल्प टू रिजॉल्व द इशू, सो दिस इशू वाज नॉट रिजॉल्व्ड कम्प्लीटली। आपके क्या विचार हैं कि इनके इश्यूज़ पर वर्क करना चाहिए था गवर्नमेंट को या नहीं करना चाहिए था? तो आपके क्या विचार है, आप इसे कमेंट में बताइए, लेकिन मेरे क्या विचार है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। आई थिंक कि
अच्छा किया गवर्नमेंट ने इनकी मांगें पूरी नहीं की, क्योंकि ये हमारे कंट्री के लोग हैं। इन्हें भी समझना चाहिए कि रिसेंटली हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ है। यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। इतने सारे डिमांड को गवर्नमेंट पूरी कैसे करेगा? हमारे कंट्री के पास कुछ होना भी तो चाहिए देने के लिए। आप मांगे जा रहे हैं, कैसे देगा? हमारे पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं था, हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास प्रॉपर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं थी उस समय कि हम उन चीज़ों पर वर्क कर सकें, नहीं थी। इसमें कुछ बुरी बात नहीं है कि हमारे पास नहीं था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ब्रिटिशर्स आए, हमारे यहाँ जो भी उन्होंने अच्छा देखा सब लेके गए। एवरीवन सेज दैट जो ट्रेन आया इंग्लैंड की वजह से आया, बहुत अच्छा हुआ। आई ऑल्सो कम्प्लीटली अग्री विद इट कि अच्छा किया उन्होंने ट्रेन लाया हमारे कंट्री में। लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि ट्रेन उन्होंने क्यों लाया, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चाहिए थी, ताकि उनका जो भी लॉजिस्टिक्स है, जो भी सामान वो यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जो भी वो भेज रहे हैं, उसे भेजने में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, क्योंकि इंडिया में पक्की सड़कें नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने ट्रेन तैयार किया। अगर उस समय कंट्री में पक्की सड़कें बनाने जाते तो उनका एक्सपेंडिचर कुछ ज़्यादा होता और कुछ ज़्यादा उन्हें वर्क करना पड़ता। तो इसीलिए उन्होंने ट्रेन एज एन अल्टरनेटिव चूज़ किया और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फास्टन करने के लिए ट्रेन लेके आए। तो ये एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से ख़राब भी है। तो आप किसी भी चीज़ की दो पहलू देखिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने वर्कर्स के इशू के डिमांड को पूरा नहीं किया, तो आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट बहुत ही अपनी ख़राब थी शायद उस समय, शायद वो नहीं सुन रही थी क्योंकि वो बिज़ी थी खुद के कुछ अच्छे काम करने में। गवर्नमेंट का काम होता है किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वर्क करना, और कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे उस समय, कोई इक्विपमेंट भी नहीं था। आप अगर डेटा देखने जाएंगे तो उस समय देखेंगे कि हमारे कंट्री में सिर्फ 7 इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ थी। तो उस लेवल पे इंडिया अगर नहीं वर्क कर पा रहा था तो ये कोई बुरी बात नहीं है। कंडीशन के हिसाब से ही वर्क होता है, और हमें एज अ सिटीज़न, एज एन इंडियन, हमें अपने कंट्री को हमेशा कोऑपरेट करना चाहिए। अगर हम कहीं देखते हैं कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ भी उठानी चाहिए, लेकिन अहिंसा के साथ। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर हिंसा करेंगे तो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही सिटीजन्स हैं, इंडियंस ही हैं जिन्हें दुख होगा, जिन्हें प्रॉब्लम्स होंगी। तो आई थिंक कि आप शायद मेरे विचार को समझ गए होंगे। आप अपने विचार को भी शेयर करिए कमेंट्स के थ्रू, ताकि सेशंस जो है काफ़ी इंटरैक्टिव हो। हम सिर्फ बोलते रहेंगे और आप सिर्फ सुनते रहेंगे, तो ये ना बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा आप हमारे साथ अपनी आइडियाज़ को शेयर करिए और मैं आपके साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करूँगी। अब हम देखेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वही वाली पॉलिसी है, वही वाला रिफ़ॉर्म है जिसके बारे में मैं पूरे चैप्टर में आपको बताती आई हूँ बार बार। 1991 ये था ही इतना अच्छा रिफ़ॉर्म कि मैं इसके बारे में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। 1991 एलपीजी। तो इसके बारे में और अच्छे से डेटा के साथ और फैक्ट्स के साथ मैं अगली वीडियो में डिस्कशन करूँगी और रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करूँगी। आई थिंक कि ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेक नोट्स। आप नोट्स बनाइए, मैं जो आपको बताती हूँ वो आप एक बार सुन के समझ लीजिए और फिर खुद रीड करके टेक्स्ट बुक को नोट्स बनाइए। इसी से आपका कल्याण होगा और इसी से आपको सब समझ में आएगा। जब तक आप खुद रीड करके चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, तब तक
आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि किसी किसी टॉपिक्स के वीडियो नहीं अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पर, तो उनको आप कैसे पढ़ेंगे। सो आई थिंक मैंने आज कुछ ज़्यादा बोल दिया है, वीडियो बहुत लेंदी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।